इस साल भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में नए दाखिले हो रहे थे। इन सभी दाखिलों में से एक नाम जॉन नैश का भी था। मैथमेटिक्स में पीएचडी करने आया जॉन पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसे लोगों से अलग थलग रहना पसंद था, या यूं कह लीजिए कि हर चीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के चश्मे से देखने वाले जॉन की सीधी बातें या तो लोगों की समझ में नहीं आती थी या उसकी बातें उन्हें चुभ जाया करती थी। नतीजतन जॉन भीड़ में भी अकेला रह जाता था। लेकिन दाखिले के अगले ही दिन जॉन के हॉस्टल रूम में आया चार्ल्स हरमन नाम का एक आदमी खुद को उसका रूममेट बताता है और बातों ही बातों में कैलकुलेशंस में खोए जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, जिसे जॉन बेझिझक कबूल भी कर लेता है। दोस्ती की पहली बातचीत में जॉन पढ़ाई को लेकर अपने इरादे साफ करते हुए चार्ल्स को बताता है कि वो किताबों में सिर खपाने की बजाय अपने किसी ओरिजिनल आइडिया पर काम करना चाहता है। वो गवर्निंग डायनामिक्स बनाना चाहता है, यानी वो सिद्धांत जो गवर्नमेंट के किसी काम को जल्दी और बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। ऐसा करके वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। कुछ महीनों बाद सर्दियों की एक खिली दोपहर में जब जॉन कबूतरों की चाल को अपनी कैलकुलेशंस में ढालने की कोशिशों में लगा होता है तो उसका फेलो स्कॉलर हैंसन उसे एक खेल खेलने के लिए राजी कर लेता है और खेल ही खेल में अपनी और बाकियों की अचीवमेंट्स के बारे में बताते हुए जॉन को याद करवाता है कि उसने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जॉन की टांग खींचते हुए उससे पूछता है कि अगर वो कभी कोई ओरिजिनल आइडिया ला ही नहीं पाया तब वो क्या करेगा। हैंसन के इस सवाल को सुनकर सकपकाया जॉन तुरंत वहां से उठकर चला जाता है। अपने ओरिजिनल आइडिया की तलाश में 2 दिन से गायब जॉन को चार्ल्स लाइब्रेरी में बैठा पाता है। यहाँ खिड़कियों के शीशों पर लिखी कैलकुलेशंस जॉन के दिमाग में चल रही कश्मकश को बयां कर रही थी। चार्ल्स उसे वहां से जैसे तैसे मनाकर एक स्पोर्ट्स बार ले आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने फेलो स्कॉलर्स की बातों में आया जॉन वहां मौजूद एक लड़की से बात करने पहुंच जाता है और सीधे शब्दों में फ्लूइड एक्सचेंज जैसी बात बोलकर तमाचा खा बैठता है। धीरे धीरे आधा साल बीत जाता है और एक दिन प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि वो अभी किसी भी तरह से कैंपस प्लेसमेंट के काबिल नहीं है, क्योंकि जहां उसके फेलो स्कॉलर्स अपनी कई थीसिस सबमिट करवा चुके हैं वहीं इस मामले में उसका रिकॉर्ड बिल्कुल खाली है। और तभी प्रोफेसर वहां निभाई जा रही पेन देने की रीत दिखाते हुए जॉन से कहते हैं कि यहाँ ये पेन एक इंसान को उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पर सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं, जिससे अभी वो कोसों दूर है। प्रोफेसर की बातों से बौखलाया जॉन जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी की कसौटियों पर खरा नहीं उतर पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो हार मानने को भी तैयार नहीं था। और फिर एक शाम एक खूबसूरत लड़की के अपने सहेलियों के साथ स्पोर्ट्स बार में दाखिल होने से जॉन के सारे फेलो स्कॉलर्स में चहलकदमी मच जाती है और वो सारे वहां बैठकर भी अपना ओरिजिनल आइडिया तलाश रहे जॉन के पास आ बैठते हैं और इकट्ठा होते ही लड़कियों के उस झुंड के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें जॉन भी दिलचस्पी लेने लगता है। लेकिन बातों ही बातों में जॉन के दिमाग में आया एक आइडिया उसकी आंखों में चमक ले आता है। बस फिर क्या था, वो अपना सामान उठाता है और रास्ते में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को थैंक यू बोलते हुए वहां से गोली की तरह निकल पड़ता है अपने ओरिजिनल आइडिया को कागज पर उतारने। बड़ी ही शिद्दत से पूरे किए अपने आर्टिकल को लेकर जॉन प्रोफेसर के यहाँ पहुंचता है। आर्टिकल को बारीकी से पढ़ने के बाद जॉन की प्रतिभा से प्रभावित हुए प्रोफेसर उसे MIT कैम्ब्रिज के व्हीलर लैब्स में एक जॉब ऑफर कर देते हैं। यहाँ जॉन अपने टीम मेंबर्स के तौर पर सोल और बेंडर को चुनता है और फिर इस खुशी के मौके का जश्न उस शाम सब मिलकर मनाते हैं। यहाँ से वक्त करवट बदलता है और 5 साल बाद जॉन पहुंचता है पेंटागन, जहां उसे व्हीलर लैब से एक एनालिस्ट के तौर पर बुलाया गया था। काम था एक इंटरनेशनल मैसेज को डीकोड करने का और जॉन बिना किसी मशीन या कंप्यूटर का सहारा लिए ही उन कैलकुलेशंस को सुलझा भी देता है। तभी उसकी नजर वहां खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर जॉन को बिना कुछ बताए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब यहाँ से व्हीलर लैब्स पहुंचने पर जॉन को उसके टीम मेंबर्स सोल और बेंडर मिलते हैं, जहां बेंडर जॉन को बताता है कि आज बिल्डिंग का सेंट्रल एसी खराब है। फोर्ब्स मैगजीन में उसकी तस्वीर छपी है और उसके लिए एक नया असाइनमेंट भी आया है, जिसके मुताबिक जॉन को वहां आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी पड़ेगा और उसकी पहली क्लास अगले 10 मिनट में शुरू होने वाली है। मगर इंटरनेशनल मैसेजेस को चुटकियों में सुलझा देने वाले जॉन को ये बात हजम नहीं आती। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। बेमन से स्टूडेंट्स को पढ़ाने पहुंचा जॉन बाहर से आते शोर को सुनता है और आगे बढ़कर खिड़की बंद कर देता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि सर एसी खराब था इसलिए खिड़की खोली थी, मगर जॉन उसे डांट देता है और अपने टेबल पर रखी किताब को कूड़े के डब्बे में फेंक बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू करता है। तभी क्लास की एक स्टूडेंट उठकर जाती है और खिड़की खोलकर बाहर काम कर रहे लोगों से थोड़ी देर के लिए कहीं और जाकर काम करने की दरख्वास्त करती है, जिसे वो काम करने वाले लोग मान भी लेते हैं। उस स्टूडेंट की समझदारी को देख जॉन एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए क्लास से कहता है कि कई बार समस्या को अलग अलग तरीकों से भी हल किया जा सकता है। उस शाम ऑफिस से निकलते वक्त जॉन को वही आदमी मिल जाता है जो उसे पेंटागन में देखा था। वो जॉन को बताता है कि उसका नाम विलियम पार्चर है और वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करता है। वो जॉन से कहता है कि आज पेंटागन में उसने जिस तरीके से इंटरनेशनल मैसेजेस को सुलझाया वो काबिले तारीफ था। और बातें करते करते वो दोनों पहुंच जाते हैं एक वेयर हाउस में। यहाँ से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। पार्चर जॉन को बताता है कि ये एक खुफिया जगह है और यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करने की बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है।
पार्चर जॉन को आगे बताता है कि दुश्मन देश एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुश्मन देश स्लीपर सेल्स की मदद ले रहा है और उन तक अपने गुप्त संदेश अखबारों और मैगजीन्स के जरिए पहुंचा रहा है, और बस इन्हीं गुप्त संदेशों को ढूंढने के लिए उन्हें जॉन की मदद चाहिए। जॉन तो मानो इस काम को करने के लिए पहले से ही तैयार था। बस फिर क्या था, वो लोग उसकी कलाई में एक रेडियम चिप डाल देते हैं जिसमें लिखे कोड आगे चलकर उसके काम आने वाले थे। अगली सुबह अपने ऑफिस में जब जॉन अखबारों और मैगजीन्स में से गुप्त संदेश ढूंढ रहा होता है तो उससे वही स्टूडेंट मिलने आ पहुंचती है जिसने कल उठकर क्लासरूम की खिड़की खोली थी। वो जॉन से कहती है कि सभी स्टूडेंट्स उसका आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अपने काम में डूबा जॉन आज क्लास लेना भूल गया था। वो जॉन को एक कागज दिखाते हुए कहती है कि कल बोर्ड पर लिखी गई प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया है, जिस पर एक नजर डालते ही जॉन उसे गलत बता देता है और बिना दूसरी नजर डाले उसमें की गई गलती भी बता देता है। जॉन की इस बात से इंप्रेस हुई वो स्टूडेंट जॉन को डिनर के लिए पूछ बैठती है। इतनी बात सुनते ही मानो जॉन के मन के सारे लड्डू फूट जाते हैं और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे हाँ कह देता है। डिनर डेट के लिए जॉन अपनी स्टूडेंट अलीशिया को एक पार्टी में ले जाता है, जहां अलीशिया की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर देती है, और बातों का सिलसिला शुरू होते ही दोनों धीमे धीमे कदमों से एक दूजे के दिल में उतरना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। जहां एक तरफ जॉन की जिंदगी में प्यार दस्तक दे चुका था, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का जिम्मा भी उसके कंधों पर आन पड़ा था। गुप्त संदेशों को पूरी शिद्दत से ढूंढने में लगा जॉन आज पहली बार अपनी जमा की गई जानकारी को पार्चर की बताई गई जगह पर लगे बॉक्स तक पहुंचा रहा था, मगर इस राह पर आने वाले खतरों का उसे एहसास तक नहीं था। अब इसी बीच एक दिन जॉन का पुराना दोस्त चार्ल्स अपनी भांजी मर्सी के साथ जॉन से मिलने आता है। जॉन उसे देखकर बेहद खुश होता है। वो चार्ल्स को अपने काम के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बताता, पर उसे ये जरूर बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। और कुछ ही दिनों बाद जॉन अलीशिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे अलीशिया मुस्कुराते हुए मंजूर कर लेती है और देखते ही देखते ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध जाता है। मगर जॉन जिस काम के लिए पार्चर को हाँ कर बैठा था वो आसान नहीं था। एक रात जब जॉन गुप्त संदेशों को बॉक्स में रखने पहुंचता है तो वहां पार्चर भी पहुंच जाता है और जॉन को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहता है। वो बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तेज चलती गाड़ियों और गोलियों की आवाजों को सुनकर जॉन काफी घबरा जाता है और वहां से बचकर घर पहुंचा डरा सहमा जॉन खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वो इस हादसे से इतना डर जाता है कि अलीशिया के बार बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। उसका ये डर अब हर जगह उसका पीछा करने लगा था और जब एक दिन पार्चर उससे मिलने उसके ऑफिस आ पहुंचता है तो जॉन उससे कहता है कि उसकी पत्नी अलीशिया प्रेग्नेंट है, इसलिए अब वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पार्चर के मुताबिक दुश्मन देश के एजेंट्स को जॉन के बारे में पता लग चुका था और अगर अब जॉन उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो भी उसे सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। इतना कहकर पार्चर वहां से निकल जाता है। जॉन पार्चर पार्चर चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। खुद को अंधेरे कमरों में बंद रखना और डरी हुई नजरों से खिड़कियों के बाहर ताकते रहना जॉन की आदत बनने लगा था। जॉन की इस हालत को कई दिनों से देख रही अलीशिया उस दिन एक फैसला लेती है। अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे जॉन को लगता है कि कॉन्फ्रेंस में आए कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं, जिसके चलते वो वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग दुश्मन देश के एजेंट्स हैं। हालांकि ये लोग और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रोजेन नाम के एक साइकाइट्रिस्ट और उसकी टीम होती है, जिन्हें अलीशिया ने ही फोन किया था। वो जॉन को जबरदस्ती बेहोश कर अपने साथ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां होश में आने पर जॉन वहां डॉक्टर के अलावा चार्ल्स को भी बैठा पाता है और उससे अपनी मदद करने की गुहार करने लगता है, मगर चार्ल्स उसकी इस गुहार का कोई जवाब नहीं देता। हॉस्पिटल पहुंची अलीशिया को डॉक्टर बताते हैं कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर की वजह से इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता और ये डिसऑर्डर उसे शायद तब से है जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में फोन करके पता लगाया है कि चार्ल्स हरमन नाम के जिस इंसान को वो अपना रूममेट बता रहा है वो कभी उसके साथ था ही नहीं, बल्कि जॉन तो वहां अकेला रहा करता था। अलीशिया से जॉन के काम की बात करते वक्त डॉक्टर विलियम पार्चर का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि शायद इस इंसान से जॉन के क्लासिफाइड काम का पता लग सकता है। अब हॉस्पिटल से निकली अलीशिया सच जानने के लिए सीधे जॉन के ऑफिस जा पहुंचती है और वहां अखबारों की कतरनों से भरी दीवारों को देखकर हैरान रह जाती है। वो उस लेटर बॉक्स तक भी पहुंच जाती है जिस बॉक्स में जॉन अपनी क्लासिफाइड रिपोर्ट्स डाला करता था। सारी छानबीन करने के बाद वो जॉन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो जॉन को सच्चाई बताते हुए कहती है कि जिस काम को वो इतने दिनों से कर रहा है वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि उसकी बनाई गई सारी रिपोर्ट्स आज भी बिना खुले उसी लेटर बॉक्स में रखी हुई थी। लेकिन जॉन अलीशिया की इस बात का यकीन नहीं कर पाता और वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन जॉन अपनी कलाई में लगी चिप को ढूंढने के लिए अपने नाखूनों से कलाई को कुरेद कुरेद कर खुद को लहूलुहान कर लेता है, मगर उसे वहां कोई चिप नहीं मिलती, जिससे उसे लगता है कि शायद सभी लोग सच कह रहे हैं और वो खुद ब खुद ही अपने इलाज के लिए राजी हो जाता है। उसका ये इलाज अगले कई हफ्तों तक चलता है।
इलाज के लगभग 1 साल बाद जॉन का दोस्त सोल एक दिन उससे मिलने उसके घर आता है। अब जॉन की जिंदगी दवाइयों के सहारे चलने लगी थी, लेकिन वो सोल को ये बताए बिना नहीं रह पाता कि उसे ये दवाइयां बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इन दवाइयों की वजह से उसका दिमाग पहले जैसा काम नहीं कर पाता, और तो और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाता। उसकी ये बात सुनकर सोल उसे मैथमेटिक्स के अलावा किसी और काम में मन लगाने को कहता है। अब जॉन और अलीशिया अपने बच्चे के साथ जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। जॉन घर के छोटे मोटे कामों में अलीशिया का हाथ बटाने लगा था, जिसे देख अलीशिया काफी खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जॉन ने कई दिनों से दवाई लेना बंद कर दिया है। और फिर एक रात जॉन को फिर से सामने रखे अखबार में गुप्त संदेश होने का अंदेशा होने लगता है कि तभी उसे खिड़की से बाहर एक आदमी दिखाई देता है, जिसका पीछा करने पर जॉन खुद को एक बार फिर पार्चर और उसके साथियों के बीच घिरा पाता है। यहाँ से पार्चर उसे बातों में लगाकर पास ही बने एक स्टोर रूम तक ले जाता है और उसे समझा बुझाकर फिर से गुप्त संदेशों को ढूंढने का काम सौंप देता है, जिसके लिए जॉन एक बार फिर राजी हो जाता है। अब एक दिन अलीशिया बच्चे को नहलाने का जिम्मा जॉन को सौंपकर बाहर सूख रहे कपड़े लेने निकलती है कि तभी घर की पिछली तरफ से आ रही रेडियो की आवाज उसके कानों में पड़ती है। उस आवाज का पीछा करते करते वो उसी स्टोर रूम तक पहुंच जाती है जहां पार्चर जॉन को ले गया था, लेकिन दीवारों पर लगी अखबारों की कतरनों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं से उल्टे पैर घर को दौड़ पड़ती है। उधर बाथटब के चलते पानी में बच्चे को अकेला छोड़ अपनी धुन में खोया जॉन अलीशिया के आने पर उससे कहता है कि बच्चे को नहलाने की जिम्मेदारी तो उसने चार्ल्स को सौंपी थी। अपने बच्चे को डूबने से बचाकर और जॉन की दोबारा ऐसी हालत को देखकर अलीशिया काफी घबरा जाती है और डॉक्टर रोजन को फोन करने के लिए नीचे आती है, मगर काल्पनिक किरदारों में घिरा जॉन अलीशिया को बचाने के चक्कर में खुद अलीशिया को ही चोट पहुंचा देता है। अलीशिया जैसे तैसे खुद को और बच्चे को संभालती है और जॉन से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। ये बीते कुछ पल एक तरफ जॉन को अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसे एक समझ भी दे जाते हैं। वो अलीशिया को रोकने के लिए भागकर बाहर जाता है और उसे बताता है कि उसे समझ आ गया है कि ये सारे किरदार उसकी कल्पना का हिस्सा हैं, क्योंकि इतने सालों बाद भी चार्ल्स की भांजी मर्सी की उम्र नहीं बढ़ रही है। कुछ देर बाद घर पहुंचे डॉक्टर रोजन आगे के इलाज के लिए जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कहते हैं, लेकिन जॉन हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देता है। उसे लग रहा था कि अगर उसे खुद को ठीक करने के लिए वक्त मिले तो वो इस मेंटल डिसऑर्डर पर काबू पा सकता है। डॉक्टर रोजन जॉन की इस बात के सख्त खिलाफ थे, मगर अलीशिया एक बार फिर जॉन के इस मामले में उसका साथ देती है। अलीशिया को यकीन था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, जरूरत है तो बस भरोसा करने की। अब प्यार में खरा उतरने की बारी जॉन की थी। उसे खुद के ही दिमाग से लड़कर खुद को अलीशिया के प्यार के काबिल बनाना था, लेकिन खुद के दिमाग से लड़ना आसान कहाँ था। जॉन हर रोज समाज की नजरों में खुद को पागल देखता था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी लड़ाई तो खुद अपने दिमाग से थी। समय ने करवट बदली और जॉन खुद को बिजी रखने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाने लगा। साल बीतते चले गए। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स उससे अपनी थियरीज डिस्कस करने आने लगे और ऐसा करते करते जॉन ने क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद उसे वो काल्पनिक किरदार दिखना कभी बंद नहीं हुए। वो हमेशा उसके इर्द गिर्द ही मंडराते रहे। बस जॉन ने अब उनको तवज्जो देना छोड़ दिया था। और फिर कई सालों बाद मार्च 1994 को थॉमस किंग नाम के एक आदमी ने आकर जॉन को एक ऐसी खबर सुनाई जिसकी वजह से जॉन नैश के प्रति समाज का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। जॉन नैश को नोबेल प्राइज के लिए चुना गया था। उस दिन इस खास मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जॉन नैश को अपने अपने पेन देकर सम्मानित किया। ये पल जॉन नैश की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थे। जॉन नैश की बनाई गई थियरीज की वजह से आधुनिक समाज के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलने लगे थे। आज जॉन नैश की इस थियरी को नैश इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है।